हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आज हम जायांग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हम पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पुष्प में कितने चक्र पाए गए थे बेटा? 4। ठीक है, एक था बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। पुमंग के बारे में मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में दिया था, जो मेरा पार्ट फर्स्ट था पार्ट 2 का। और जायांग के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसी के अंतर्गत बीजांड की संरचना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ड्रॉ के माध्यम से देखिए क्या बताया था कि हमारा जो ऐसा पाया जा रहा था वो क्या था? जायांग था। ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट्स बताए थे। सबसे पहले बताया था आपका वार्तिकाग्र था, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोल रहे थे? स्टिग्मा बोल रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद था वार्तिका, जिसे हम स्टाइल बोल रहे थे। एंड द लास्ट वन इज अंडाशय, और इसे हम बोल रहे थे ओवरी। ठीक है, तो बेटा किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो उसके मिडिल पार्ट होता है, जो बीच का भाग होता है, वो क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। वो फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गायनोसियम कहते हैं, या कार्पेल बोलते हैं, या जायांग कहते हैं। ओके, तो गायनोसियम के जो ये फूला वाला भाग दिख रहा है, आप अपने मतलब हिसाब से यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो मेरी लैंग्वेज में मैं जैसा भी बता रही हूँ आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ये हेडिंग के बाद, कि किसी भी फ्लावर में जो मध्य वाला भाग होता है, जो बीच का भाग होता है, वो क्या होता है? एक फीमेल पार्ट होता है। उस फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। गायनोसियम के फूले हुए भाग को हम अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय में क्या पाए जा रहे हैं? आपके बीजांड पाए जा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, यहीं पे क्या होती है? हमारे बीज बनते हैं इसी में। ये बीजांड का एक स्ट्रक्चर है ना। अंडाशय की दीवार से लटके हुए क्या पाए जा रहे हैं? बीजांड पाए जा रहे हैं। अब हर एक फ्लावर में जो बीजांड होते हैं उनकी संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे देखिए, जब हम मैंगो का फ्रूट लेते हैं तो मैंगो में ओनली 1 सीड निकलता है। बट वहीं पे अगर हम टोमेटो ले लें, अगर हम ब्रिंजल ले लें, अगर हम लेडी फिंगर ले लें, तो उनमें सब में क्या है? बीज की जो मात्रा है वो क्या है? बहुत सारी है। तो आप मतलब संख्या में इनको गिन के नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर एक फूल में, हर एक फ्लावर में इनकी संख्या क्या होती है? बीजांड की डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक, आप उससे अपनी भाषा में क्या लिखोगे कि किसी भी फ्लावर में जो बीच का यानी मिडिल पार्ट होता है उसे हम गायनोसियम, कार्पेल या जायांग कहते हैं। ठीक है, उसके जो बीच में गोल वाला भाग होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय की दीवार में जो उल्टे लटके हुए रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। हर एक फ्लावर में बीजांड की संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। अब हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना, दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप कितना भी पुराना पेपर उठाइए, आपको हर एक पेपर में किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर मिलेगा। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, और बहुत सा मतलब ये बात आप मान लीजिए कि 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आपका एक फिक्स है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, इसको हम चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा बीजांड का ड्रॉ है। अब मैं इस ड्राइंग के माध्यम से आपको क्या कर रही हूँ? एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे बीजांड की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। बेटा ये उल्टा बीजांड है। ठीक है, जितने भी लगभग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आवृत्तबीजी जितने भी पौधे होते हैं उन सब में क्या पाया जाता है? उल्टा बीजांड पाया जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप बीजांड को क्या करिए? पकड़ लीजिए, तो आपको क्या करता है? ये जो बीजांड ग्रंथ है वो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हम बीजांड देख रहे हैं ये एक उल्टा बीजांड होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतीप बीजांड कहते हैं। ठीक, बीजांड क्या करते हैं कि निषेचन के बाद बीज का निर्माण करते हैं। ठीक,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन बीजांड जो है ओव्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इसकी संरचना बताते हैं कि यह एक गोलाकार संरचना होती है जिसमें डंठल नुमा आकृति पाई जाती है। देखिए डंठल के आकार की, जब हम ऐसा किसी को फ्लावर गिफ्ट करते हैं तो उसमें एक लंबी डंडी नुमा संरचना होती है जिसे हम डंठल कहते हैं। सेम हम यहाँ पे भी इसको बोल सकते हैं कि बीजांड में क्या होता है, यह एक गोलाकार संरचना होती है जिसमें डंठल नुमा आकृति पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त बोलते हैं। इंग्लिश में उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, अब बीजांड वृंत जो है ये हो गया हमारा बीजांड। अब बीजांड वृंत से डिफरेंट देखिएगा कहाँ है, ये हमारा पूरा बीजांड है और ये हमारा बीजांड वृंत है। तो ये बीजांड वृंत बीजांड के जिस भाग से जुड़ा होता है उस भाग को हम कहते हैं हाइलम। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम उसे क्या कहते हैं, हाइलम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये एक लाइन बनाई हुई है वाइट वाइट, ये बीजांड है और ये बीजांड वृंत है। इन दोनों को ये क्या कर रहा है, आपस में अटैच कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। फिर उसके बाद उसके ऊपर चलते हैं, एक मैंने नाम लिखा है रेफी। रेफी क्या होता है, यह एक संरचना होती है जिसके माध्यम से ये जो भ्रूण कोश है हमारा, जो बीजांड है उसको क्या मिलता है, भोजन मिलता है और जल मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हम इधर आते हैं, बीजांड के चारों ओर एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं अध्यावरण। इंग्लिश में हम उसको इंटिग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, INTIGUMENT। ओके, तो देख लीजिएगा स्पेलिंग, आप अध्यावरण या इंटिग्यूमेंट बोलते हैं हम। अब देखिए आपको पता है हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के चारों ओर भी एक आवरण पाया जाता है। कौन सा आवरण है, त्वचा। ठीक है, त्वचा, इसी को हम अध्यावरण को ही त्वचा कहते हैं। मतलब बीजांड के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए, जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। अब ये अध्यावरण देखिए दो होते हैं, एक दो। तो जो बाहरी अध्यावरण होता है इसको हम कहते हैं बाह्य अध्यावरण, और जो आंतरिक अध्यावरण होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक अध्यावरण। अध्यावरण जहां से क्या होता है, चालू होता है। आप देखिए अध्यावरण जहां से चालू होता है उस पूरे ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं चलेजा या निभाग बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को, जो ये खाली बचा ऊपर का पार्ट है, जहां से इसका ये वाला पार्ट देखिए आपको अध्यावरण यहाँ से पूरा चालू हो रहा है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये हमारा बीजांड है। इस बीजांड को ये क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। इस पूरे ऊपर वाले भाग को हम निभाग या चलेजा बोलते हैं। अब हम आते हैं जो हमारी मेन संरचना है। ठीक है, मेन संरचना हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मेन वाला पार्ट होता है वो क्या है, भ्रूण कोश बोलते हैं इसको हम। जो ये गोल गोल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इस एम्ब्रियो सैक में आपको 8 सेल्स दिख रही है, काउंट करिएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स पाई जा रही हैं। इन 8 सेल्स में हम आप मतलब इसको नाम दे रहे हैं, जो ऊपर की 3 कोशिकाएं पाई जा रही हैं, कहाँ, चालेजा क्षेत्र की ओर, निभाग भाग की ओर, उसे हम कहते हैं प्रतिध्रुवीय या एंटीपोडल सेल्स। उसके बाद जो हमारे नीचे की 3 कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, उनमें से जो नीचे की 2 कोशिकाएं हैं उन्हें हम सहायक कोशिका या हेल्पिंग सेल्स कहते हैं, और बीच वाली एक कोशिका जो हमको थोड़ा बड़ी दिख रही है, स्पष्ट रूप से दिख रही है, उसे हम अंड कोशिका या एग सेल्स कहते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पूरे ड्रॉ में। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में जो 2 कोशिकाएं आपको जुड़ी हुई दिख रही हैं, इनको हम अलग अलग अगर कहें तो ये पोलर बॉडीज होती हैं, ध्रुवीय कोशिका होती हैं, और अगर एक साथ कहें तो ये क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है। यही द्वितीयक केंद्रक क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद क्या करता है कि निषेचन के बाद यह बीज का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिए अध्यावरण जो है वो पूरा का पूरा बीजांड को कवर नहीं करता। आपको यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र दिख रहा होगा। अध्यावरण जो है वो बीजांड को पूरा का पूरा कवर नहीं करता। हमें यहाँ एक छोटा सा छिद्र दिख रहा है, इस छिद्र को हम कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल।
ओके, मैं फिर से आपको इस ड्राइंग को समझा रही हूँ, आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। मैं आपको रिटन वर्क दे रही हूँ, दूंगी अभी, पर आप इसे अपने, मान लो एग्जाम में आप सिर्फ और सिर्फ इस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमको इस तरह से बनाना है, एक गोल कोशिका बनाना है, उसके अंदर 8 सेल्स बनानी है, फिर उसके बाहर ऐसे ऐसे बना देना है, और नाम सबके जरूर ध्यान रखिएगा। जब नाम याद रहेंगे तो आप नाम के बाद सिर्फ चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि हम क्या क्या लिख रहे हैं। ठीक, हम इसे फिर से एक बार आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, हमने ये कहा कि बीजांड क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि यह एक उल्टा बीजांड है। किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक उल्टा बीजांड पाया जाता है जिसे हम प्रतीप बीजांड कहते हैं। ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कैसा बीजांड पाया जाता है, तो उल्टा बीजांड पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो बीजांड उल्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो प्रतीप बीजांड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके देखिए राइज हो गए। तो जो हम क्या बोल रहे हैं कि बीजांड जो होता है वो उल्टा होता है, उसे हम प्रतीप बीजांड कहते हैं। यह एक गोलाकार बीजांड जो है वो क्या करता है, निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है। यह एक गोलाकार संरचना होती है, आप देख रहे होंगे कि यह एक गोलाकार संरचना होती है। इसमें एक डंठल नुमा आकृति पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं या फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड बीजांड वृंत के जिस भाग से जुड़ा होता है, ये बीजांड है, बीजांड बीजांड वृंत के जिस भाग से जुड़ा होता है उस भाग को हम हाइलम कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसमें एक रेफी नाम की संरचना पाई जाती है जिसका काम होता है हमारे जो बीजांड है, हमारा जो भ्रूण कोश है, उस भ्रूण कोश को भोजन और जल प्रदान करना। अगेन उसके बाद हम आते हैं बीजांड के चारों ओर एक आवरण, दोहरा आवरण पाया जाता है। कैसा, दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं अध्यावरण या इंटिग्यूमेंट बोलते हैं। बाहरी आवरण को हम बाह्य आवरण तथा आंतरिक आवरण को हम आंतरिक आवरण कहते हैं। ठीक है, जो अंदर का पार्ट होता है भीतरी आवरण उसे आंतरिक आवरण, और बाहर वाले भाग को भी बाह्य आवरण बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये कहा कि बीजांड का जो ये आवरण होता है वो बीजांड को पूरी तरह से नहीं ढकता, उसमें एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। ये पूरा ड्रॉ हमारा हो गया। अब हम गोल वाले चित्र पे आते हैं जो हमारा ये दिख रहा है। ये हमारा भ्रूण कोश होता है। इस भ्रूण कोश में 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से ऊपर की 3 कोशिकाओं को हम एंटीपोडल या प्रतिध्रुवीय कोशिका कहते हैं। नीचे की 3 कोशिकाओं में से 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका या हेल्पिंग सेल्स बोलते हैं। बीच की जो बड़ी कोशिका हमको दिख रही है उसे हम अंड कोशिका या एग सेल्स बोलते हैं। जो बीच में हमारी 2 कोशिकाएं एक साथ दिख रही हैं वो हम अलग अलग ध्रुवीय कोशिका या पोलर बॉडी बोलते हैं। और एक साथ अगर हम इनका नाम दें बेटा तो ये क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आगे आप ये बता सकते हो कि बीजांड जो हमारा ये बीजांड का अध्यावरण स्टार्ट होता है, या फिर आप अपनी भाषा में और अच्छे से लिखना चाहो तो बीजांड द्वार के ठीक ऊपर, बीजांड द्वार के ठीक ऊपर जो भाग पाया जाता है उस भाग को हम चलेजा या निभाग बोलते हैं। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसको आप लोगों को रिटर्न वर्क दे रही हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ड्राइंग में आपको बताया ये उसका रिटर्न पार्ट है। मैं रिटर्न पार्ट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको मतलब या तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि बीजांड के बारे में नामांकित चित्र सहित समझाइए, या फिर ये बस बोल सकता है कि बीजांड की संरचना समझाइए, या ये बोल सकता है कि सिर्फ बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको तीनों हिसाब से क्या होना है, प्रिपेयर होना है। तो बीजांड का चित्र तो मैंने आपको ड्रॉ में दिखा दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको रिटर्न वर्क ये दे रही हूँ। मैंने जैसा आपको बताया था सेम एज मैंने वैसा ही लिखा है कि पौधों में सबसे ज्यादा उल्टा बीजांड पाया जाता है जिसे प्रतीप बीजांड कहते हैं। बीजांड अंडाशय का वह भाग है जो निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है। यह एक गोलाकार संरचना है जिसमें एक डंठल नुमा आकृति पाई जाती है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड बीजांड वृंत के जिस भाग से जुड़ा होता है उसे हाइलम कहते हैं। इसमें रेफी नाम की एक संरचना पाई जाती है जो बीजांड को भोजन और जल प्रदान करता है। ठीक है, बीजांड के चारों ओर एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे अध्यावरण या त्वचा कहते हैं।
इसके बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण और भीतरी आवरण को आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। ठीक है। बीजांड के अध्यावरण पूरी तरह से बीजांड को नहीं ढकते हैं, इसी कारण इसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक ऊपर जो खाली भाग पाया जाता है उसे निभाग या चेलेजा कहते हैं। बीजांड के अंदर एक थैलेनुमा या बैग लाइक संरचना होती है, जो मैंने गोल गोल बताई थी कि बीजांड के अंदर एक थैलेनुमा या बैग लाइक संरचना होती है जिसे भ्रूण पोष या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसमें 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से निभाग भाग की ओर जो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम प्रतिमुखी या एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं जो पाई जाती हैं उनमें से 2 कोशिकाओं को हम सहायक कोशिका और 1 कोशिका जो हमारे स्पष्ट होती है उसे हम अंड कोशिका कहते हैं। इसके अलावा बीच की 2 कोशिकाओं को हम ध्रुवीय या पोलर बॉडीज बोलते हैं, या उनको हम जब वो विकसित हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम उन्हें द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। निषेचन के बाद अंडाणु जो है वो भ्रूण में, बीजांड बीज में तथा अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम के वे से ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसका एक एक चीज आपको रिटन वर्क दिया है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, गायनोशियम या कार्पेल या जायांग हेडिंग डालिएगा। उसके बाद मैंने जायांग का जो छोटा सा चित्र बनाया था साइड में, तीनों को स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को बताया। फिर मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में उसके बारे में बताया कि होता क्या है आखिर, कि किसी भी फ्लावर का जो चौथा चक्र होता है उसके बीच का जो भाग होता है वह क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है जिसे हम गायनोशियम कहते हैं। ओके। और गायनोशियम में जो गोलाकार संरचना पाई जाती है उसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी की दीवार में उल्टे क्या लटके रहते हैं, ओव्यूल्स या बीजांड लटके होते हैं। हर एक फ्लावर्स में बीजांड की संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। इतना लिखने के बाद आप बीजांड की संरचना मैंने जैसा आपको लिखवाया है ड्रॉ बना करके बढ़िया वेल मेंटेन तरीके से नोट्स क्या करिएगा, बना लीजिएगा। अब मैं आपसे कुछ इसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ओके बच्चों, ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मैंने जो आपको रिटन वर्क दिया, जो आपको आज एक्सप्लेन किया, उसी के अंदर है। अगर आप अच्छे से मेरे वीडियो को सुनते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। अदरवाइज इनके आंसर्स आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करने हैं, ठीक है बच्चों। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इनके आंसर्स मुझे देंगे। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने रियली में आप लोगों के लिए मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा आप लोगों ने मुझे आंसर के द्वारा दिया है। वैसे आप सब लोग मेरी हेल्प बहुत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को आप लोगों ने 900 के अबव क्रॉस करा दिया है। और मैं और सर आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से, जैसे मैं बायो टीच कर रही हूँ, सर केमिस्ट्री टीच कर रहे हैं, तो हम दोनों आपको इजी से इजी मैटर जितना हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमारा वीडियो थोड़ा लेट आ पाता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब हम लोग लेक्चर्स को और बुक्स का कॉम्बिनेशन कर करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए बेटा क्या है कि आप लोग हमारे अगर वीडियो को या हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाओगे, तो हम भी आप लोगों की क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं, ठीक है। तो बस मेरी इच्छा सिर्फ ये है, मैं आपसे सिर्फ यही डिमांड करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल हमारा सब्सक्राइबर और इंक्रीज कराइए, ठीक है। जितना ही मुझे कमेंट मिलेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं रियली बोल रही हूँ। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।